नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जैसा हो ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों आज की क्लास में हम सामाजिक सेवाएं टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। आर्थिक सर्वेक्षण का ये अंतिम टॉपिक है। अगर आप आर्थिक सर्वेक्षण का कंप्लीट पैकेज खरीदना चाहते हैं तो सिर्फ 149 रुपये में आप कंप्लीट वीडियो के साथ पीडीएफ खरीद सकते हैं, और जो अलग से एमसीक्यू सीरीज़ हम लेकर आ रहे हैं आर्थिक सर्वेक्षण का, उसका भी पीडीएफ आपको इस पैकेज में मिल जाएगा सिर्फ 149 रुपये में। कैसे खरीदेंगे? प्ले स्टोर में जाइए, अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं। टॉपिक का नाम है सामाजिक सेवाएं। ये अंतिम टॉपिक है, 16वां चैप्टर है आर्थिक सर्वेक्षण का। सामाजिक सेवा के अंतर्गत जो है किन किन व्यक्तियों के लिए विभाग के द्वारा काम किया जाता है, ये आप ध्यान में रख सकते हैं। इनमें विभाग द्वारा जैसे निःशक्त जन व्यक्ति हो गया, निराश्रित, विधवा एवं परित्यक्त महिलाएं हो गई, है ना, वरिष्ठ नागरिक, बौने व्यक्ति, तृतीय लिंग के व्यक्ति और कठिन परिस्थितियों में जीवन व्यापन करने वाले बच्चों, इनको जैसे समय समय पर पुनर्वास या फिर नशा मुक्ति के संबंध में इनको बताना कि नशा मुक्ति करना सही नहीं है, उनके लिए नई नई योजनाएं लाना, नए नए कार्यक्रम लाना। तो इन सारे व्यक्तियों के लिए नई नई योजनाएं और सहायता कार्यक्रम विभाग द्वारा चलाए जाते हैं। यही सब आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें से सबसे पहला जो योजना का नाम है वो है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। ठीक है, बहुत सारी योजनाएं हम पढ़ेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको हो सकता है, इसलिए आप योजना के नाम में ध्यान देंगे और नाम के हिसाब से वो किन लोगों के लिए उसको रिलेट करके आप समझेंगे। सुरक्षा शब्द से आप क्या रखना, सुरक्षा किन के लिए? जो निःशक्त जन है ना, जो निःशक्त जन है उसके लिए याद रखेंगे, सुरक्षा से निःशक्त जन। ठीक है, तो याद रखेंगे योजना का नाम है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। इस योजना के अंतर्गत जो है प्रदेश के मूल निवासी जो कि बीपीएल कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, जो कि निःशक्त जन है, पात्रता मैं और डिटेल में बताऊंगा, इनको प्रति माह अब इसलिए मैं लिखा हूँ क्योंकि अगर आप इस वर्ष का बजट देखेंगे तो वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत अब 300 की जगह 500 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी। और अगर आप इकोनॉमिक सर्वे का पीडीएफ देखेंगे तो उसमें 350 रुपये प्रति माह ऐसा लिखा हुआ है, बट बजट में इसको बढ़ा दिया गया है, इसलिए आप 500 प्रति माह पेंशन दी जाएगी, ये याद रखेंगे। ठीक है, तो योजना के अंतर्गत अब 500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। किनको? राज्य का मूल निवासी होना चाहिए, बीपीएल कैटेगरी के अंतर्गत आना चाहिए वो परिवार। और बीपीएल कैटेगरी के अंतर्गत तो बहुत सारे लोग आते हैं, सबको तो नहीं मिलेगा, तो बीपीएल कैटेगरी में भी आपको याद रखना है कि 6 से 17 आयु वर्ग के अध्ययनरत निःशक्त बच्चे जो पढ़ते हैं बच्चे, उनके लिए, या फिर 18 वर्ष या अधिक आयु के निःशक्त व्यक्ति। ठीक है, जो बच्चे हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो स्कूल मतलब अध्ययनरत हों, लेकिन अगर वो एडल्ट हो गया, 18 वर्ष से अधिक हो गया, तो उसमें कहीं भी ऐसे अध्ययनरत होना ज़रूरी नहीं है, ऐसा कहीं लिखा गया है ना। तो याद रखेंगे अगर बच्चे हैं 6 से 17 वर्ष के तो अध्ययनरत होना चाहिए, और 18 वर्ष से अधिक का है तो निःशक्त व्यक्ति होना चाहिए, फिर ये बौना व्यक्ति होना चाहिए। तो अगर आप देखेंगे तो ये स्पेशली याद रखेंगे नोट करके, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना राज्य के बीपीएल कैटेगरी के अंतर्गत आने वाले निःशक्त जनों के लिए लाया गया है। ठीक है, याद रखेंगे, ध्यान देंगे, यहाँ पे 6 से 14 आयु वर्ग के निःशक्त बच्चे जो अध्ययनरत नहीं हैं, उन्हें पात्रता नहीं है, इसलिए आपको याद रखेंगे जो बच्चे हैं उनको अध्ययनरत होना जरूरी है। तो सुरक्षा में आप क्या याद रखेंगे? ये योजना है निःशक्त जनों के लिए। ठीक है, जैसे कि आप बजट में आप देखेंगे कि बजट में साफ साफ लिखा हुआ था कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में प्रतिमाह 300 से बढ़ाकर मिलने वाली राशि को 500 रुपये किया गया है। इस तरीके से जो प्रतिमाह मिलने वाली राशि उसमें 43% की वृद्धि की गई, इस वर्ष के बजट में ये बताया गया है। अब अगला जो योजना है वो है सुखद सहारा योजना। सहारा किनको दिया जाता है? जो विधवा महिलाएं हो गई, जो परित्यक्त महिलाएं होंगी, इस तरीके से आप सुखद सहारा योजना, नाम जो शब्द है सहारा, उससे आप रिलेट करके याद रखेंगे विधवा और परित्यक्त महिलाओं के लिए है। ठीक है, तो योजना का उद्देश्य विधवा एवं परित्यक्त महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर सम्मानपूर्वक जीवन यापन करने हेतु लाया गया है, जिसके तहत राज्य के गरीबी रेखा के अंतर्गत जीवन यापन करने वाले 18 से 39 वर्ष के आयु के विधवा तथा 18 वर्ष या अधिक आयु के परित्यक्त महिलाओं को 350 रुपये प्रति माह की दर से भुगतान किया जाता है। तो याद रखेंगे योजना का नाम है सुखद सहारा योजना। लाभ मिलता है प्रति माह 350 रुपये। देखिए, जितनी भी योजनाएं हैं ज़्यादातर 350 रुपये प्रति माह मिलता है, जिसमें 350 से ज़्यादा मिलता है स्पेशली वो योजना याद रख लेंगे कि इसमें कितना पैसा मिलता है। ज़्यादातर देखेंगे तो 350 रुपये ही आपको मिलता है।
ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा रहेगा वो याद रख लेना। पात्रता क्या है, राज्य का मूल निवासी, बीपीएल तो सब में ही रहता है, ठीक है। अब बीपीएल में सबको तो नहीं मिलेगा, तो याद रखें कि 18 से 39 आयु वर्ग के विधवा या 18 वर्ष या अधिक आयु के परित्यक्त महिलाएं, परित्यक्त महिला जिसको समाज के द्वारा त्याग दिया जाता है या जिसको पतियों के द्वारा त्याग दिया जाता है, तो 18 वर्ष से अधिक आयु के परित्यक्त महिलाओं को सुखद सहारा योजना के अंतर्गत लाभ मिलता है 350 रुपये पेंशन प्रति माह। तो सुखद सहारा योजना राज्य के बीपीएल कैटेगरी के अंतर्गत आने वाली विधवा या परित्यक्त महिलाओं के लिए है। फिर अगला हो जाता है आपका मुख्यमंत्री पेंशन योजना। पेंशन किनको मिलता है, सिर्फ पेंशन इसमें स्पष्ट किया है, तो पेंशन किनको दिया जाता है, पेंशन वरिष्ठ नागरिकों को। तो याद रखेंगे मुख्यमंत्री पेंशन योजना जो है राज्य के वरिष्ठ नागरिकों, इसके साथ साथ विधवा और परित्यक्त महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए लाया गया है। इसके अंतर्गत भी 350 रुपये प्रति माह की दर से पेंशन राशि दी जाती है। पात्रता क्या है, 60 वर्ष या अधिक आयु के वृद्ध होने चाहिए, ठीक है। जनरली किनको वरिष्ठ नागरिक माना जाता है, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के, ठीक है। 7 वर्ष या अधिक आयु के वृद्ध या फिर 18 वर्ष या अधिक आयु के विधवा या विवाह उपरांत परित्यक्त महिलाएं और छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होने चाहिए। इनमें कहीं भी अगर आप देखेंगे तो बीपीएल कैटेगरी की जो बाध्यता है वो नहीं बताया गया है, ठीक है। तो जनरली जितने भी योजनाएं हैं वो बीपीएल कैटेगरी के लिए हैं। मुख्यमंत्री पेंशन योजना में ऐसा बीपीएल कैटेगराइज नहीं किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति में कौन सेलेक्ट किए जाएंगे और शहरी क्षेत्र की स्थिति में कौन सेलेक्ट किए जाएंगे उसका डिटेल नीचे बताया गया है। जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति में आवेदक का नाम सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011 की सर्वेक्षण सूची के स्वतः सम्मिलित सूचकांक अथवा वंचन सूचकांक में कम से कम एक वचन सूचकांक वाले परिवार की सूची में होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों सूचकांक में कम से कम एक सूचकांक में इनका नाम होना चाहिए। तो इतना डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस ये 2-3 पात्रता याद रखना। 18 वर्ष से अधिक अगर आयु के हैं तो विधवा और परित्यक्त महिलाएं या फिर 60 वर्ष के वरिष्ठ नागरिक। इसके साथ साथ अगर नगरीय क्षेत्र की स्थिति में सेलेक्ट करना है किन्हीं को तो कैसे सेलेक्ट किया जाता है ये भी बताया गया है। नगरीय क्षेत्र की स्थिति में सेम है, जाति जनगणना 2011 का सूची कैसे देखेंगे, घास का छत छप्पर में रहने वाले परिवार अथवा प्लास्टिक पॉलीथीन की छप्पर में रहने वाले परिवार अथवा पत्थर की छत में रहने वाले परिवार, स्लेट की छत में रहने वाले परिवार अथवा बेघर तथा बिना कमरे वाले घर में निवासरत परिवार, इनको पात्रता होता है ना। क्या क्या याद रखेंगे, की पॉइंट्स क्या है, लाभ मिलता है 350 रुपये प्रति माह, नाम है मुख्यमंत्री पेंशन योजना, पात्रता राज्य का मूल निवासी, 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध मतलब आपका वरिष्ठ नागरिक हो गया, और विधवा परित्यक्त 18 वर्ष के अधिक का हो तब, है ना। फिर अगला इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। देखिए इंदिरा गांधी के नाम से 3 आपका जो पेंशन योजना है मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो कंफ्यूज आप मत हो, इसलिए मैं पहले तीनों को अलग अलग पढ़ाऊंगा, उसके बाद तीनों को एक साथ कंपेयर करके पढ़ा दूंगा। इसमें भी आप नाम में ध्यान देंगे, जैसे ये वृद्धावस्था इसमें लिखा हुआ है नाम में, तो ये है किनके लिए है, वृद्ध जो लोगों हैं उनके लिए है, ठीक है। तो याद रखेंगे योजना का नाम है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, 1 अक्टूबर 1995 को आरंभ किया गया था। इसके अंतर्गत बीपीएल कैटेगरी के जो वरिष्ठ नागरिक होता है उनको आपका 350 से लेकर 650 रुपये प्रति माह भुगतान किया जाता है। किनको 350 मिलता है और किनको 650, अगर 60 से 79 आयु वर्ग के वृद्धजन है तो उनको प्रति माह 350 रुपये मिलेगा, और अगर 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्धजन है तो उनको 650 रुपये प्रति माह की दर से पेंशन का भुगतान किया जाता है। और जितना भी पेंशन मिलता है उसमें से 150 रुपये राज्य का अंश मतलब राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाता है। पात्रता में याद रखेंगे बीपीएल कैटेगरी का होना चाहिए, अगर 60 से 79 आयु वर्ग का अगर है 79 आयु वर्ग का तो उसको 350 रुपये, और 80 वर्ष या अधिक तो 650 रुपये, ये आप याद रखेंगे। और उक्त पेंशन योजना में 150 रुपये राज्य का अंश सम्मिलित है। उसी तरीके से अगला जो योजना है वो है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, ठीक है। तो ये विधवाओं के लिए होगा क्योंकि नाम में ही स्पष्ट है विधवा पेंशन योजना। ये फरवरी 2009 को आरंभ किया गया था। इस योजना में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 40 से 79 आयु वर्ग की विधवाओं को आपका 350 रुपये प्रति माह
की दर से भुगतान किया जाता है, और जो भी भुगतान होता है उसमें से 50 रुपये राज्य का अंश है, मतलब राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाता है। तो इंदिरा गांधी वाली विधवा पेंशन योजना में स्पेशली याद रख लेना कि ये जो पेंशन योजना है विधवाओं को जिनकी उम्र 40 और 40 से ज़्यादा है और 40 से 79 आयु वर्ग के बीच में आता है उनको मिलता है। तो 40 से 79 आयु वर्ग याद रख लेना इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना में, ठीक है। क्योंकि इससे कम वाले को आपको सुखद सहारा के अंतर्गत, मैं आपको पीछे करके दिखा देता हूँ, सुखद सहारा योजना में 18 से 39 आयु वर्ग के विधवा लोगों को पेंशन मिलता था 350 रुपये प्रति माह। इसलिए इसमें जो एज लिमिट है यहाँ पे ज़्यादा है, देखेंगे, है ना। इसमें 40 से 79 आयु वर्ग के विधवाओं को शामिल किया गया इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना में। फिर अगला है आपका इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त जन पेंशन योजना। ये भी फरवरी 2009 में चालू किया गया था। इसके अंतर्गत अब इस योजना में स्पेशली आप याद रख लेंगे 500 रुपये प्रति माह। जैसा कि सबसे पहले हमने जो पढ़ा था आपका सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, वो भी निःशक्त जन व्यक्तियों के लिए था। तो स्पेशली आप क्या याद रख सकते हैं कि जितनी भी निःशक्त जनों के लिए योजना है, चाहे सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना हो, चाहे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना हो, इसमें प्रति माह 500 रुपये मिलता है। जबकि निःशक्त जनों के अलावा बाकी लोगों के लिए जो योजना चलाई जाती है उसमें ज़्यादातर 350 रुपये प्रति माह दिया जाता है, ठीक है। तो ये ऐसा आप याद रखेंगे तो सब कुछ आपको याद हो जाएगा। ये योजना फरवरी 2009 में चलाया गया था। राज्य के गरीबी रेखा के अंतर्गत जीवन यापन करने वाले 18 से आपका 79 वर्ष आयु के गंभीर एवं बहु निःशक्तता वाले निःशक्त जनों को ही पात्रता है इसमें, और पात्रता के तौर पर 500 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाती है, जिसमें से 200 रुपये राज्य का अंश सम्मिलित है। अब तीनों योजना को एक साथ मैं आपको पढ़ा देता हूँ। पहला योजना है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, दूसरा है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, और तीसरा है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त जन पेंशन योजना, ठीक है। ये 1 अक्टूबर 1995 को चालू हुआ था। ये दोनों जो है फरवरी 2009 में चालू हुआ था। इसमें आपका 350 से 650 रुपये मिलता है, इसमें 350 और इसमें 500 रुपये। इसमें तीनों में बीपीएल परिवार का होना चाहिए। वृद्धावस्था किनको माना जाता है? 60 साल से अधिक। तो 60 से 79 में 350 रुपये, और 80 वर्ष या उससे अधिक आयु में इसमें 650 रुपये प्रति माह मिलता है, ठीक है। इसमें विधवा पेंशन योजना जो है 40 से 79 आयु वर्ग के लिए है इसमें, और इसमें 18 से 79 आयु वर्ग के लिए, और गंभीर एवं बहु निःशक्तता परिवार को दिया जाता है, ठीक है। अब इसमें राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में 150 रुपये राज्यांश है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना में 50 रुपये राज्यांश है, और आपका निःशक्तता इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त जन पेंशन योजना जो इसमें 200 रुपये राज्यांश है। तो ये जो राज्यांश है तीनों में अलग अलग है, इसलिए मैं एक साथ कंपेयर करके भी पढ़ा दिया। फिर अगला है आपका राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना। राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना, परिवार को सहायता दिया जा रहा है, इसमें याद रखेंगे अगर इस योजना, इसमें क्या याद रखेंगे, अगर कोई गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाला परिवार है और उसका जो मुखिया होता है, जो मुख्य कमाऊ होता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, उनकी मृत्यु हो जाती, जो मुखिया जो सबसे ज़्यादा परिवार में खर्च का वहन करता है ना, जो कमाऊ मुखिया, उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु 18 वर्ष से अधिक 60 वर्ष से कम हो, ठीक है। मृत्यु की आयु जो है वो 18 वर्ष से अधिक हो और 60 वर्ष से कम हो, चाहे वो प्राकृतिक हो या फिर आकस्मिक मृत्यु हो, तब वारिस मुखिया को राशि के तौर पर 20,000 रुपये की एकमुश्त राशि दी जाती है, और भारत सरकार द्वारा जो है ये 100% राशि उपलब्ध कराई जाती है। तो ये योजना का नाम है राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना। क्या लाभ मिलता है? 20,000 रुपये एकमुश्त। पात्रता बीपीएल कैटेगरी के अंतर्गत आने वाले परिवार, जिसमें से अगर 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के बीच में किसी भी बीपीएल कैटेगरी के अंतर्गत कमाऊं जो घर का मुखिया है उसका मृत्यु हो जाता है, तो जो वारिस होता है उसको एकमुश्त 20,000 रुपये मिलता है। अगला योजना है, अब हम जो पढ़ेंगे योजनाएं निःशक्त जनों के लिए योजनाएं पढ़ेंगे, जिसमें से सबसे पहला है निःशक्त जनों के लिए छात्रवृत्ति योजना। इस योजना के अंतर्गत प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक एवं महाविद्यालयीन अध्ययनरत निःशक्त विद्यार्थियों को पात्रता है। मतलब आपका प्राइमरी से लेकर कॉलेज तक के निःशक्त विद्यार्थियों को इसमें पात्रता है। लाभ क्या मिलता है?
कक्षा के अनुसार 150 रुपये 150 से लेकर 190 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति मिलता है। और दृष्टिबाधित जो छात्र हैं, मतलब जो जिनको नहीं दिखता, वैसे छात्र को 100 रुपये प्रति माह वाचक भत्ता भी प्रदान किया जाता है। तो इस योजना में 150 से 190 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति अलग अलग कक्षा के अनुसार मिलता है। फिर अगला है कि कृत्रिम अंग उपकरण प्रदाय योजना। जितने भी अंग उपकरण प्रदाय योजना होगा या फिर मशीन लेने के लिए जो भी योजना होगा, उसमें आप क्या एक चीज़ याद सकते हैं कि ज़्यादातर योजनाओं में जो अधिकतम राशि खर्च करने की जो पात्रता है वो 6,900 रुपये है ना। एक एक करके पढ़ेंगे, आसानी से आप समझ जाएंगे। कृत्रिम अंग उपकरण प्रदान, जैसे इस योजना के अंदर क्या होता है, निःशक्तजन व्यक्तियों को अलग अलग उपकरण की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि आपके कैलिपर्स, ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, बैसाखी, श्रवण यंत्र, श्वेत छड़ी व ब्रेल किट, ये सब उपलब्ध कराए जाते हैं। इस योजना के अंतर्गत निःशक्तजनों को संसाधन सेवाएं उनकी आय सीमा के हिसाब से अलग अलग छूट मिलता है। जैसे कि अगर कोई निःशक्तजन व्यक्ति है जो महीने का 5,000 रुपये तक का कमाता है ना, महीने के 5,000 रुपये तक का जो आय कमाता है, ऐसे निःशक्तजन व्यक्ति को ये सारे उपकरण जो है फ्री दिए जाएंगे, निःशुल्क दिए जाएगा। और जो 5,000 से लेकर 8,000 रुपये तक महीना कमाता है, उसको ये जो सारे उपकरण है उसमें 50% की छूट मिल जाता है। अधिकतम आप 6,900 रुपये तक का उपकरण ले सकते हैं इस योजना के अंतर्गत। फिर अगला है आपका सामर्थ्य विकास योजना। प्रदेश के निःशक्त हितग्राहियों को उपयुक्त, टिकाऊ, वैज्ञानिक रूप से तैयार, आधुनिक एवं मानकीकृत सहायक यंत्र इसके अंतर्गत प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के आपका मशीन आ गया है, वो सामर्थ्य विकास योजना के अंतर्गत दिए जाते हैं। कैसे दिए जाते हैं, विभिन्न तरीके के मेले, शिविर इत्यादि का आयोजन करके कृत्रिम अंग एवं उपकरण वगैरह प्रदान किए जाता है। अधिकतम राशि सेम 6,900 रुपये तक की राशि के उपकरण प्रदान किए जाने का प्रावधान है। फिर अगला योजना आपका निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना। अब ये जो योजना है वो इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपको क्या याद रखना है, इसमें निःशक्तजनों का विवाह कराया जाता है और मतलब विवाह जो होता है निःशक्तजनों का, उसके हिसाब से सहायता राशि दी जाती है। तो अगर जहाँ जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, लड़की प्लस लड़का, दो व्यक्तियों का विवाह तो अगर लड़की निःशक्तजन है तो इसको 50,000 रुपये मिलेगा। अगर लड़का भी निःशक्त है तो इसको भी 50,000 रुपये मिलेगा। तो इस तरीके से अगर कोई एक व्यक्ति निःशक्त है तो 50,000, अगर दो व्यक्ति निःशक्त है तो 50-50, मतलब 1 लाख की सहायता राशि मिल जाती है। लड़की की आयु की जो सीमा है वो 18 वर्ष से 45 वर्ष के बीच तय किया गया है और लड़का का 21 से 45 के बीच। ठीक है, इतना अगर ये जो लिखा हूँ वो याद रखेंगे तो पूरा योजना याद हो जाएगा। ठीक है, निःशक्त व्यक्तियों के लिए ये योजना है जिसमें से 18 से 45 वर्ष की निःशक्त महिला तथा 21 से 45 वर्ष के निःशक्त पुरुष को जो आयकर दाता की श्रेणी में नहीं आता, मतलब जो इनकम टैक्स पे नहीं करता, उनके लिए ये है ना। विवाह के उपरांत जोड़े में से अगर एक व्यक्ति निःशक्त है तो 50,000 रुपये, और दोनों है वर वधू निःशक्त है तो 1 लाख रुपये की सहायता राशि मिल जाती है। तो ये जो मैप मैंने आपको बताया वो याद रखेंगे तो याद हो जाएगा। फिर अगला है निःशक्त व्यक्तियों के शिक्षण प्रशिक्षण हेतु शासकीय संस्थाएं। अब ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें बस आप नॉलेज के लिए पढ़ लीजिए कि कितने कितने जो कॉलेज है, स्कूल है, वो कहाँ कहाँ पे संचालित है, बस ये लिखा गया है। विभाग द्वारा निःशक्त जन अधिनियम 1995 के प्रावधान के अनुसार राज्य में आवासीय संस्थाएं संचालित है जिसमें निःशक्त बच्चों को निःशुल्क छात्रावास, शिक्षण प्रशिक्षण, भोजन, वस्त्र एवं आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। वर्तमान में 19 शासकीय संस्थाएं संचालित हैं तथा 1 दिव्यांग महाविद्यालय संचालित हैं। फिर अगला है निःशक्त जनों के लिए क्षितिज अपार संभावनाएं अंतर्गत एकीकृत योजना। तो ये जो क्षितिज अपार संभावना है इसके अंतर्गत 3 योजनाएं चलती हैं। निःशक्त जन शिक्षा प्रोत्साहन योजना, निःशक्त जन सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना और निःशक्त जन विद्यार्थियों के लिए छात्रगृह योजना। तो चलिए एक एक योजनाओं के बारे में हम समझते हैं। पहला है निःशक्त जन शिक्षा प्रोत्साहन योजना। निःशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम 2016 के तहत 18 वर्ष तक की आयु के निःशक्त बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान किए जाने का प्रावधान है। तो ये तो हो गया 18 वर्ष तक की आयु की शिक्षा। अब इसके बाद
निःशक्त जन शिक्षा प्रोत्साहन योजना का क्या लाभ मिलता है वो हम पढ़ते हैं। सामान्य आर्थिक अभाव एवं निःशक्तता के कारण मेधावी निःशक्त बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित हो जाते हैं, जिन्हें संबल प्रदान करने के लिए माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले निःशक्त विद्यार्थियों एवं तकनीकी तथा उच्च शिक्षा में अध्ययनरत नियमित निःशक्त छात्रों को प्रोत्साहन राशि प्रदान किया जाता है। अब इसमें कितना प्रोत्साहन राशि प्रदान किया जाता है वो सब तो नहीं लिखा गया है, बस ये बताया गया है कि जो निःशक्त जन व्यक्ति हैं वो अगर आपका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मतलब 18 साल के बाद की जितनी भी कक्षाएं में अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो उसके अंतर्गत प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। फिर अगला है निःशक्त जन शिक्षा प्रोत्साहन योजना अंतर्गत दिए जाने वाले लाभ। ठीक है, यहाँ पे वो लाभ मैं नहीं बताया था, अब ये जो है आगे यहाँ पे इसी योजना के अंतर्गत जो लाभ मिलेगा वो बताया गया। जैसे कि जिले के माध्यमिक परीक्षा मतलब 10वीं में अगर सर्वाधिक अंक मतलब टॉप करता है निःशक्त छात्र या छात्रा तो उसको 2,000 रुपये एक मुश्त मिल जाता है। 12वीं में टॉप करने पर निःशक्त छात्र या छात्रा को 5,000 रुपये एक मुश्त मिल जाता है इस योजना के अंतर्गत। और ITI हो गया, पॉलिटेक्निक हो गया, स्नातक एवं स्नातकोत्तर जैसे मतलब ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट, चाहे वो कला या वाणिज्य या फिर विज्ञान कैटेगरी के अंतर्गत स्नातक या स्नातकोत्तर किया हो, अगर इसमें टॉप करता है तो 6,000 रुपये प्रति वर्ष प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। ठीक है, अध्ययन रद्द करने वाले, इसमें सर्वाधिक अंक नहीं लिखा है, इसमें अध्ययन रद्द करने वालों को मिलता है। ठीक है, उसी तरीके से चिकित्सा तकनीकी व्यावसायिक शिक्षा, चिकित्सा मतलब जैसे कि आपका MBBS का हो गया, तकनीकी मतलब जैसे इंजीनियरिंग वगैरह हो गया, व्यावसायिक मतलब जैसे MBA वगैरह कुछ कर रहा है, में स्नातक एवं स्नातकोत्तर अध्ययनरत शिक्षा विद्यार्थियों को 12,000 रुपये प्रति वर्ष। ठीक है, 10वीं और 12वीं में टॉप करने वाले को मिलता है, और उसके बाद जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनको अध्ययनरत अगर हैं तो प्रति वर्ष दिया जा रहा है 12,000 रुपये। इसमें अगर वो चिकित्सा तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा कर रहे हैं और ITI पॉलिटेक्निक वर्ग के लिए 6,000 रुपये प्रति वर्ष दिया जा रहा है। फिर अगला है आपका निःशक्त जन सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना। निःशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम 2016 के तहत निःशक्त मेधावी व्यक्तियों को सिविल सेवा के क्षेत्र में प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के लिए प्रोत्साहन करने हेतु सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना प्रारंभ किया जा रहा है। तो ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ज़्यादातर इस योजना के अंतर्गत क्या लाभ मिलता है वही पूछा जाता है। तो निःशक्त जन सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत जो दिए जाने वाले लाभ वो हम पढ़ते हैं। अगर प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण कर लेता है ना, तो प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर मतलब प्री का एग्ज़ाम निकालने पर 20,000 रुपये एक मुश्त दिया जाता है। मुख्य परीक्षा मतलब मेंस पेपर उत्तीर्ण करने पर 30,000 रुपये एक मुश्त। और संघ मतलब UPSC हो गया, छत्तीसगढ़ लोक सेवा मतलब CGPSC हो गया, इस दोनों में अगर चयन होता है तो चयन होने पर दोनों में से किसी एक में अगर चयन होता है तो चयन होने पर 50,000 रुपये एक मुश्त राशि दिया जाता है निःशक्त जन सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत। फिर अगला है आपका निःशक्त विद्यार्थियों के लिए छात्रगृह योजना। इस योजना के अंतर्गत छात्र गृह में लाभ मिलता है, और राज्य के निःशक्त विद्यार्थियों का जो समूह है, इसमें याद रखना कि 5 निःशक्त विद्यार्थियों के समूह को किराए के भवन में निःशुल्क आवास सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है इस योजना के अंतर्गत। याद रखेंगे 5 निःशक्त विद्यार्थियों का समूह होना जरूरी है, और राज्य के निःशक्त विद्यार्थियों को देश के अलग अलग राज्यों में अध्ययनरत करने के लिए जो छात्रगृह मतलब हॉस्टल जो होता है उसमें निःशुल्क आवास सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए अलग अलग राज्यों के हिसाब से जो शहर है उस शहरों में भी कैटेगराइज किया गया कि A श्रेणी के शहर है तो कितना मिलेगा, B श्रेणी के शहर है और C श्रेणी के शहर है तो कितना मिलेगा। तो A श्रेणी के शहर है तो 10,000 रुपये देय होगी, B श्रेणी के शहर हेतु प्रति माह 7,000 रुपये और C श्रेणी के शहर हेतु 5,000 रुपये देय होगी इस योजना के अंतर्गत। फिर अगला है आपका समाज रक्षा कार्यक्रम अंतर्गत संचालित योजनाएं। उसमें से हम पहला योजना देखेंगे। पहला है आपका वरिष्ठ नागरिकों के लिए कार्यक्रम। वरिष्ठ नागरिकों के लिए कार्यक्रम में ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें इम्पोर्टेंट, इसमें बस ये बताया गया है कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए बहुत सारे कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस भी मनाया जाता है, और निराश्रित वृद्धजनों के लिए प्रदेश में 31 वृद्धाश्रम संचालित है, जिसमें से 744 वृद्धजन लाभान्वित हो रहे हैं। तो बस इसको नॉलेज के लिए पढ़ लीजिए, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं। ये जो इम्पोर्टेंट है योजना उसको आप ध्यान देंगे। योजना का नाम है तीरथ भरत योजना। योजना 4 दिसंबर 2012 को
शुरू हो गया था, मतलब प्रभावशील है इस दिन से। इस योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के निवासी वरिष्ठ नागरिकों को, छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए, वरिष्ठ नागरिक मतलब 60 वर्ष या अधिक आयु के व्यक्ति, उनके जीवन काल में कम से कम एक बार प्रदेश के बाहर स्थित बहुत सारे जो तीर्थ स्थान हैं, है ना, उसमें निःशुल्क तीर्थ यात्रा मतलब शासकीय सहायता के हिसाब से कराया जाता है। योजना के अंतर्गत निःशक्त जनों को भी तीर्थ यात्रा कराया जाता है और इनके लिए अलग से ट्रेन की व्यवस्था की जाती है। तो तीर्थ व्रत योजना में आपके याद रखने 4 दिसंबर 2012 को चालू किया गया था। छत्तीसगढ़ राज्य के वरिष्ठ नागरिक जो हैं उनको प्रदेश के बाहर उनके जीवन काल में कम से कम एक बार निःशुल्क तीर्थ स्थानों में घुमाया जाता है। अगर कोई निःशक्त जन व्यक्ति हैं तो उसको भी पात्रता है, उनके लिए विशेष ट्रेन की व्यवस्था की जाती है। फिर अगला है आपका वरिष्ठ नागरिक सहायता उपकरण प्रदाय योजना। 60 वर्ष से अधिक आयु के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले वृद्ध, निराश्रित, वृद्धाश्रम में निवासित वरिष्ठ नागरिकों, इनको आवश्यकता अनुसार सहायक उपकरण, चिकित्सीय देखभाल इत्यादि जो है इस योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराया जाता है। और इस योजना के अंतर्गत अधिकतम 6,900 रुपये तक के उपकरण वगैरह जो उपलब्ध कराए जा सकते हैं। तो जो अधिकतम राशि है जितने भी सहायता योजना की है ना, जिसके अंतर्गत जो उपकरण दिए जाते हैं या फिर चिकित्सीय सलाह दिए जाते हैं, वो मैं पहले ही बता दिया था 6,900 रुपये। फिर अगला है आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास। इसके अंतर्गत अब हम चीज़ें पढ़ेंगे, जिसमें से पहला है विशिष्ट संस्थाएं, मतलब आदिम जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए क्या क्या विशिष्ट संस्थाएं। तो ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको नॉलेज के लिए आप पढ़ लीजिए। राज्य में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास विभाग के द्वारा प्रदेश के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए 6 आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, 14 कन्या शिक्षा परिसर, 1 गुरुकुल आदर्श विद्यालय, 73 आदर्श एकलव्य आवासीय विद्यालय, 9 प्रयास, 1 आस्था गुरुकुल विद्यालय एवं 19 क्रीड़ा परिसर संचालित है। तो ये तो सिर्फ आप पढ़ लेंगे, इसको इम्पोर्टेंट मत समझिए, जो इम्पोर्टेंट होगा मैं आपको बता दूंगा। पहला, उसके बाद अगला है दूसरा, जवाहर उत्कर्ष मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदाय करने की योजना। ये किसके लिए? अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के प्रतिभावान छात्र छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए ये योजना संचालित है। इस योजना के अंदर कक्षा 6वीं के अनुसूचित जाति वर्ग के 70 तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के कक्षा 6वीं के 130, इस प्रकार कुल 200 विद्यार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। फिर अगला है विज्ञान एवं वाणिज्य प्रोत्साहन योजना। नक्सल हिंसा के अंतर्गत प्रभावित जिलों में ये योजना संचालित है। नक्सल हिंसा से जो प्रभावित प्रदेश हैं उन जिलों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के जो विद्यार्थी होते हैं उनका विशेष तरीके से अगर आप देखेंगे तो विज्ञान और वाणिज्य विषय, इन दोनों विषय में वे कमज़ोर हो जाते हैं और इनकी रुचि जो है विज्ञान और वाणिज्य में कम हो जाता है। ऐसा एक डेटा निकाला गया था, उसी के हिसाब से ये योजना विज्ञान एवं वाणिज्य प्रोत्साहन योजना लाया गया और इन वर्ग के विद्यार्थियों को विज्ञान एवं वाणिज्य के विषय में अध्यापन करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु संस्था बनाया गया। और ये संस्था कहाँ है? दुर्ग और जगदलपुर में संचालित है 500 सीटर के विज्ञान एवं वाणिज्य विषय केंद्र। फिर अगला है आपका आश्रमशाला योजना। प्रदेश में वनांचल एवं दूरस्थ क्षेत्रों में जहाँ शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, ऐसे स्थानों में आश्रमशाला योजना की व्यवस्था की गई है। इन आश्रमों में कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक की कक्षाएं चलाई जा रही हैं। इन आश्रमों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा के साथ साथ आवास और भोजन की भी सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। तो ये जो आश्रमशाला है, नाम से स्पष्ट है, आश्रमशाला, आश्रम मतलब रहने और खाने की व्यवस्था और शाला मतलब वो एक स्कूल है, लेकिन ये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए ही फ्री है, मतलब निःशुल्क है। और ये जो योजना है वो वनांचल मतलब जहाँ पे जंगल वगैरह हैं, दूरस्थ स्थान है जहाँ पे शैक्षणिक सुविधा नहीं है, वहीं पे संचालित है। फिर अगला है आपका छात्र भोजन सहाय योजना। पोस्ट मैट्रिक छात्रावासी विद्यार्थियों के लिए ये है। इस योजना के अंतर्गत प्रति माह 700 रुपये उपलब्ध कराई जाती है।
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए हम ये सारे पढ़ रहे हैं ना। फिर अगला नर्सिंग प्रशिक्षण योजना। यह योजना 2009-10 से प्रारंभ की गई योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष अनुसूचित जाति के 155 तथा अनुसूचित जनजाति के 245 इस प्रकार प्रदेश के कुल 400 विद्यार्थियों को नर्सिंग पाठ्यक्रम में निःशुल्क अध्ययन करने की सुविधा दिए जाने की लक्ष्य है। हालांकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अगला निःशुल्क वाहन चालन प्रशिक्षण योजना। ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग की कक्षा 8वीं उत्तीर्ण करने के बाद गरीबी रेखा के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति को निःशुल्क वाहन चालन का प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वो अपना रोजगार बना सके। फिर अगला रविदास चर्म शिल्प योजना। ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। प्रदेश में चर्म सिलाई मतलब मोची का जो काम करते हैं उनको वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए उद्देश्य से ये योजना 2008-9 में लाया गया, जिसका नाम है रविदास चर्म शिल्प योजना। इसके तहत अनुसूचित जाति के हितग्राहियों को मोची पेटी, औजार सहित निःशुल्क जो भी मोची से संबंधित उपकरण वो प्रदान किए जाते हैं। तो इसमें याद रखेंगे ये अनुसूचित जाति के अंतर्गत लोगों को, मतलब जो मोची जाति के जो लोग होते हैं वो अनुसूचित जाति के अंतर्गत ही आते हैं, इसलिए इसमें लिखा हुआ है कि अनुसूचित जाति के हितग्राहियों को, है ना। फिर अगला है आपका आदिवासी संस्कृति का परीक्षण एवं विकास। आदिवासी संस्कृति का परीक्षण एवं विकास योजना के अंतर्गत निम्न योजना संचालित है, जैसे कि आदिवासी संस्कृति का परीक्षण एवं विकास योजना के अंतर्गत आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में, आदिवासी बाहुल्य मतलब जहाँ ज़्यादातर आदिवासी लोग निवास करते हैं, यहाँ पे आदिवासियों की जो पूजा एवं श्रद्धा स्थल होती है जिसको देवगुड़ी कहते हैं, इसके निर्माण एवं मरम्मत के हेतु 2006-7 से योजना संचालित है, जिसमें प्रति देवगुड़ी मतलब आदिवासियों की जो मंदिर होता है उसके निर्माण और मरम्मत के लिए आपका 1 लाख रुपए दिया जाता है, ठीक है। और आदिवासी संस्कृति का परीक्षण एवं विकास योजना के अंतर्गत आदिवासियों के संस्कृति वाद्य यंत्र खरीदने हेतु अनुदान स्वरूप 10,000 रुपये की राशि दिए जाने की व्यवस्था है, ठीक है। तो आदिवासी संस्कृति का परीक्षण एवं विकास योजना के अंतर्गत आपको मोटा मोटी क्या याद रखना है कि किसी भी आदिवासियों की जो देवगुड़ी है उसको मरम्मत और निर्माण करने के लिए 1 लाख रुपये मिल जाता है और वाद्य यंत्र खरीदने के लिए 10,000 रुपये दिए जाने का प्रावधान है। फिर अगला है आपका शहीद वीर नारायण सिंह लोक कला महोत्सव। शहीद वीर नारायण सिंह की स्मृति में उनके शहादत दिवस पर मतलब 10 दिसंबर को शहीद वीर नारायण सिंह लोक कला महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष उनके जन्म स्थान सोना खान जिला बलौदाबाजार में किया जाता है। तो यहाँ पे 2-3 फैक्ट है वो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि शहीद वीर नारायण सिंह लोक कला महोत्सव कब आयोजित किया जाता है, 10 दिसंबर को। कहाँ पे आयोजित किया जाता है, उनके जन्म स्थान सोना खान जिला बलौदाबाजार। और इसके उपरांत क्या होता है, प्रतियोगिता में सम्मिलित आदिवासी लोक कला दल को प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वालों को 1 लाख, द्वितीय पुरस्कार प्राप्त करने वालों को 50,000, तृतीय पुरस्कार प्राप्त करने वालों को 25,000 रुपये दिया जाता है। उसी तरीके से शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति सम्मान पुरस्कार भी दिया जाता है, किनको, छत्तीसगढ़ राज्य में आदिवासी सामाजिक चेतना जागृत करने वाले तथा उनके उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति को 2 लाख रुपये पुरस्कृत कर प्रशस्ति पत्र दिया जाता है शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति सम्मान पुरस्कार योजना के अंतर्गत। फिर अगला है स्वर्गीय डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते स्मृति आदिवासी सेवा सम्मान पुरस्कार। छत्तीसगढ़ राज्य में आदिवासियों की सेवा करने और उनके उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसी एक संस्था को सम्मानित करके प्रोत्साहित किया जाता है और पुरस्कार राशि है 2 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र राज्योत्सव पर प्रत्येक वर्ष ये पुरस्कार मिलता है। अगला है आपका मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजना। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में ये योजना है ना, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजना क्रियान्वित किए जा रहा है और इस योजना के अंतर्गत जो है 4 घटक अभी संचालित है और ये योजना जो है 2010 में लाया गया और इस योजना के जो 4 घटक हैं वो है आस्था, सहयोग, निष्ठा और प्रयास। तो ये क्या क्या है, आस्था, सहयोग, निष्ठा और प्रयास। आस्था में नक्सल हिंसा से प्रभावित बच्चों के लिए अध्ययन का कार्य कराया जाता है। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा, भोजन एवं आवासीय सुविधा प्राप्त कराया जाता है। आस्था मतलब नक्सल हिंसा प्रभावित बच्चों को 1 से लेकर 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा, भोजन और आवासीय व्यवस्था सहयोग प्रदान किया जाता है। फिर अगला है सहयोग।
सहयोग में इसके अंतर्गत 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाता है। तो सहयोग में क्या याद रखेंगे, आर्थिक सहयोग 12वीं के बाद उच्च शिक्षा के लिए। आस्था में पहली से लेकर 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा और भोजन, आवासीय सुविधा इत्यादि उपलब्ध करने का कार्य किया जाता है। निष्ठा में कक्षा पहली से लेकर 12वीं के विद्यार्थियों को निष्ठा जिले के निजी शालाओं में अध्ययनरत कराया जाता है। मतलब जो निष्ठा के अंतर्गत अगर कोई निजी शालाओं में पढ़ना चाहे तो कक्षा पहली से लेकर 12वीं के विद्यार्थियों को निष्ठा जिले के निजी शालाओं में अध्ययनरत कराया जाता है। फिर अगला है प्रयास। प्रयास थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रयास योजना के अंतर्गत क्या किया जाता है, 12वीं कक्षा पढ़ने के बाद जैसे बहुत सारे प्रवेश परीक्षा होता है, इंजीनियरिंग में जो प्रवेश परीक्षा होता है, मेडिकल, राष्ट्रीय प्रतिभा जैसे कि आपका NTSE, CS, CS, CMA तथा क्लैट CLAT इत्यादि प्रवेश परीक्षाओं की कोचिंग प्रदान कर इन विद्यार्थियों की स्वयं की प्रतिभा के बल पर सफल होने का योग्य बनाने का प्रयास किया जाता है। तो प्रयास जो योजना है वो क्या योजना है, 12वीं के बाद जो बहुत सारे प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाएं होती है उसकी कोचिंग प्रदान किया जाता है प्रयास के द्वारा। फिर अगला है आपका प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। भारत सरकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा प्रवर्तित योजना है, केंद्र की योजना है। केंद्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत 50% से अधिक अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु 2015-16 में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना लागू किया गया। इस योजना के अंतर्गत पहले चरण में लगभग राज्य के 175 गाँव को और दूसरे चरण में लगभग 648 ग्रामों को चयन किया गया। हालांकि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसमें आपको क्या याद रखना है, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना किन के लिए है, अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों के लिए है ये योजना। और अनुसूचित जाति मतलब 50% से अधिक अगर अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्राम है उनके लिए है ये योजना। सामाजिक एवं आर्थिक विकास करने के लिए क्या क्या सामाजिक और आर्थिक विकास हो जाता है इस योजना के अंतर्गत, उक्त चयनित ग्रामों में अनुसूचित जाति के परिवारों की मूलभूत आवश्यकता यथा आवास, पेयजल, विद्युत विस्तार, स्वास्थ्य एवं सामाजिक एवं आर्थिक विकास इत्यादि पर ध्यान दिया जाता है चयनित गाँवों में। फिर अगला आपका प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम। भारत सरकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा ये भी संचालित है और ये जो है जसपुर जिले में लागू किया गया है। तो स्पेशली याद रख लेना, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम जसपुर जिले में लागू है। अल्पसंख्यक समुदाय के शैक्षणिक एवं समग्र विकास के लिए ये योजना लाया गया है। इस योजना के अंतर्गत जसपुर जिले के 5 विकासखंड जसपुर, मनोरा, दुलदला, कुनकुरी एवं कासाबेला को अल्पसंख्यक विकास खंड के रूप में चयनित किया गया है। तो प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम अल्पसंख्यक समुदाय के शैक्षणिक एवं समग्र विकास के लिए लाया गया है, जसपुर जिला में लागू है। जसपुर जिला के 5 विकास खंड का इसमें चयन किया गया है। इसके अंतर्गत आधारभूत संरचना का विकास करना जैसे कि स्वास्थ्य, स्वच्छता, आवास, सड़क, पेयजल और बहुत सारी सुविधाएं जो कि होनी चाहिए उन सब का विकास किया जाना है जसपुर जिले में। फिर अगला टॉपिक है आपका छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल। पर्यटन से संबंधित जो योजना है वो हम पढ़ेंगे, जिसमें से पहला है स्वदेश दर्शन योजना, ट्रैवल टूरिज्म सर्किट। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना के तहत ट्रैवल टूरिज्म सर्किट परियोजना का कार्य 94.23 करोड़ की लागत से पूर्ण कर लिया गया है। इस परियोजना में जसपुर, कुनकुरी, मैनपाट, महेशपुर, कुर्दर, सरोधा, दादर, गंगरेल, कोंडागांव, नथिया, नवागांव, जगदलपुर, चित्रकूट एवं तीर्थगढ़ स्थल को शामिल किया गया। परियोजना के तहत यहाँ पर विभिन्न पर्यटन सुविधाओं का विकास किया गया। तो स्वदेश दर्शन योजना क्या था? स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत राज्य के जितने भी पर्यटन स्थल जो कि मैंने आपको बताया इसको सेलेक्ट किया गया और यहाँ पर पर्यटन सुविधाओं का विकास किया गया और बताया गया है कि ये पूर्ण कर लिया गया। प्रसाद योजना, ये योजना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्रसाद योजना भारत सरकार की योजना है। प्रसाद योजना के अंतर्गत जो छत्तीसगढ़ के 3 जगह हैं उसको डोंगरगढ़ में सेलेक्ट किया गया है जिसका विकास किया जा रहा है। ठीक है, भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय की
प्रसाद योजना के अंतर्गत माँ बमलेश्वरी देवी मंदिर डोंगरगढ़ राजनांदगांव में, ये है माँ बमलेश्वरी का मंदिर। इसका विकास का कार्य क्रियान्वयन है, मतलब किया जा रहा है। भारत सरकार से इस परियोजना के लिए 43.33 करोड़ राशि स्वीकृत कराए गए हैं। इस परियोजना के अंतर्गत डोंगरगढ़ में माँ बमलेश्वरी देवी मंदिर की पहाड़ी, प्रज्ञागिरी पहाड़ी और पिलग्रिम फैसिलिटेशन सेंटर का विकास किया जा रहा है। तो ये है डोंगरगढ़ माँ बमलेश्वरी देवी का मंदिर। ये है डोंगरगढ़ के अंतर्गत प्रज्ञागिरी पहाड़ी, जहाँ पे गौतम बुद्ध जी का मूर्ति जो स्थापित किया गया है और पिलग्रिम फैसिलिटेशन सेंटर का काम किया जा रहा है, वो ये है। ये तीनों डोंगरगढ़ में है और इस परियोजना में अभी तक 45% का कार्य पूरा किया जा चुका है, ये बताया गया। तो प्रसाद योजना के अंतर्गत ये सब आप याद रख लेना, ठीक है। तो सामाजिक सुरक्षा जो टॉपिक था, सामाजिक सेवाएं जो टॉपिक था, उसके अंतर्गत हमने सब कुछ पढ़ लिया। इसके अंतर्गत जैसे आप पीडीएफ में देखेंगे तो मुख्य बिंदु करके ये सारे पॉइंट्स लिखे हुए थे, जो कि मुझे इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगा, इसलिए मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ। अगर आप चाहें तो खुद से स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। अगले क्लास में इसका एक और क्लास लूँगा जिसमें इससे संबंधित जितने भी एमसीक्यूज़ वगैरह बनते हैं वो एमसीक्यूज़ वगैरह मैं खुद बनाकर आपको पढ़ाऊँगा, तो वो क्लास भी इंपॉर्टेंट होगा, उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फेसबुक में हम हैं, वहाँ पे आप हमें लाइक कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लीजिएगा। प्ले स्टोर में जैसा ऑनलाइन क्लासेस सर्च करके आप जो है एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। इंस्टाग्राम में आप हमें फॉलो कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।